हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। आपको बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स स्पेशल होगा, यानी आपको मैथ्स के कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो हमने आपको डिक्लेयर किया था, वो हमने आपको बताया था, और उसके रिगार्डिंग इससे पहले भी हमने एक वीडियो दिया है। जस्ट इसके प्रीवियस वीडियोस चैनल पे जाइए, जस्ट इसके प्रीवियस वाले वीडियोस को देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो हमने आपको टेंटेटिव डेट बता दिया था और बताया था कि आपके एग्जामिनेशन जल्द ही मार्च में आपके होने हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस सेट्स की ओर लग जाइए। प्रैक्टिस सेट्स आपको हम यहाँ पे चैनल पे भी करवा रहे हैं। आपको टाइम टू टाइम आपसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, सभी के, और साथ ही साथ आपके डीबी के रिगार्डिंग भी प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे। और साथ साथ आपका क्या होगा, हमने आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग फ्री में भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अरेंज किया है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो उन सभी लिंक पर जाके आप प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और वहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस भी होंगे, और जितना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अनुसार आपको और भी अधिक प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और आपको बता दें कि आप सभी स्टूडेंट्स कोई भी एक पेड प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेड प्रैक्टिस सेट्स होंगे तो स्वाभाविक बात है कि अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल होंगे। हमारे अकॉर्डिंग आप परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और आप सभी स्टूडेंट यदि परीक्षा ऐप के प्रैक्टिस सेट्स को लेते दौरान ट्यूटर ट्यूटर 50 का कोड अगर लगाते हैं तो आपको डेफिनेट तौर पे 50% का डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्यूटर 50 कोड लगा के आप परीक्षा ऐप के सेट्स को जरूर बाई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 1 की ओर। यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट्स 1 को करने वाले हैं। अभी से क्या होंगे, इसी आपके देख सकते हैं कि थंबनेल पर आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाएंगे, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, सभी के। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। ठीक है, निम्नलिखित समुच्च में कौन सा रिक्त समुच्च है। ठीक है, कौन सा इसमें एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है। तो देखिए, एम्प्टी सेट सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स को करवा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, आपके जीडी के मैथ्स के रिगार्डिंग। हमने आपको सभी चैप्टर्स के वीडियोज़ दिए हैं, जिसके लिए रिगार्डिंग हमने प्लेलिस्ट बनाया है। तो जाइए उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सारे वीडियोज़ को वहाँ पर आप देख सकते हैं। 3D और कौन से आपके वेक्टर, इन 2 चैप्टर को छोड़कर हमने आपके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। सारे जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उन सभी कंप्लीट सिलेबस को हमने कवर कर दिया है। आपको सारे वीडियोस आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाकर सारे वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं, तो जल्दी से आपको बताकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो एम्प्टी सेट वैसा सेट होता है जिसमें कि क्या होते हैं, आपके कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि किसमें हमारे कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। तो अब सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा जा रहा है कि x को है, बताया जा रहा है कि x + 4 = 6 है। ठीक है, तो x + 4 = 6 है, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2। देख सकते हैं कि x = 2 दिया जा रहा है, यानी कहने का मतलब हमारा इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका की वैल्यू क्या है 2। इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका की वैल्यू क्या है 2। यानी कहने का मतलब यदि हम इस x के जगह पे 2 डाल दें तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। यानी ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है एम्प्टी सेट, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट प्रेजेंट है हमारा, वो क्या है आपका है 2 है, तो ये हमारा तो एम्प्टी सेट होगा नहीं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से क्या हमारा है, उसी प्रकार से हम चेक करने वाले हैं अब ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी को यदि हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या है, एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है। उसी प्रकार ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी को अगर हम चेक करें तो ऑप्शन बी में हमारा लिखा जा रहा है कि x² - 6x + 9 = 0, यानी x² - 6x + 9 = 0। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये x - 3 का होल स्क्वायर है = 0। तो यहाँ से हमें पता चला कि x = 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि क्या है, x = 3 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि इस x = 3 को इसमें डाले तो हमारा सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब चेक करते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में लिखा जा रहा है x = x²। x² को इधर बुला लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x - 1 = 0। तो यहाँ से हमें x = 0 और x = 1 दो वैल्यू पता चला, दो वैल्यू यहाँ से पता चला, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है x > x। यानी कहने का मतलब है कि यदि x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 5 > 5 ऐसा पॉसिबल है क्या, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होंगे, नो एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट प्रेजेंट, या फिर ऐसे इसको लिख सकते हैं आप नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें कि क्या होंगे, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, तो यही हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा।
ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका नंबर 2 क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 0.2 एंड 0.002 इच। ठीक है, 0.2 एंड 0.002 के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यदि आपके पास कोई भी दो आपके नंबर दिए गए हो, यानी कोई दो नंबर दिए गए हो और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों नंबर के बीच में कोई आपके क्या पूछा जाए, आपके कोई भी दो नंबर दिए हों और आपसे पूछा जाए कि इन दोनों नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे आप फाइंड कीजिएगा। तो देखिए आपको पता है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है किसी भी दो नंबर ए और बी के बीच में, तो वो होता है √AB। और अरिथमेटिक मीन पूछा जाता है तो वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका a+b/2। क्या होता है, a+b/2। ठीक है, सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो हमारा दो नंबर क्या क्या है, 0.2 है, इंटू में 0.002 है। ठीक है, तो इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 2/10 इंटू में 2/1000। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2 का स्क्वायर अपॉन कितना है 10 पे पावर 1 2 3 4, इसका क्या होगा √अंडर होगा। तो इसके अंदर √अंडर से ये वैल्यू निकलेगा तो वैल्यू होगा आपका 2/100 यानी 2/10⁻²। तो इसका वैल्यू आएगा 0.02, क्या आएगा 0.02। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आपसे कहा जा रहा था। ठीक है, देखिए यदि आपने हमारे जो भी मैथमेटिक्स के जीडी के रिगार्डिंग हमने जो लेक्चर दिया है, यदि आप उन सारे लेक्चर्स को देख लिए होंगे तो डेफिनेट तौर पे आपके मैथमेटिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं और बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि अच्छे खासे कंसेप्ट वहाँ पे हमने आपको करवाया है और लगभग टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो आप जाकर उन सारे वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। सॉरी, चलिए नंबर 3 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √7 इस तरह अप टू आगे तक है, इन्फिनिटी तक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपको नोट करके कुछ लिखवाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। यदि आप इस नोट को ध्यान रखते हैं तो ऐसे सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे बिल्कुल। ठीक है, यदि आपको x √A इस तरह कहाँ तक हो आपका अप टू इन्फिनिटी तक दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आता है x का वैल्यू वो क्या होता है, x A आ जाता है। ये आप डायरेक्टली अगर आपको याद रहता है तो आपको बहुत कम समय लगेगा क्वेश्चंस को बनाने में, क्योंकि इसका जो यूजेज होता है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में भी अलग अलग चैप्टर में भी कर दिया जाता है। जैसे आपके हो सकते हैं इसके यूजेज जो हो आपके वो कहाँ पे हो, ये डिफरेंशिएशन में हो सकते हैं, इंटीग्रेशन में हो सकते हैं, लॉग में लगा के दिया जा सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है x A होता है। चलिए हम इसको बना के दिखाते हैं कि क्या हमारा, यदि हमारा ऐसा दिया जा रहा है तो इसको हम पूरा को क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ से हमारा x 7 आ जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ से जो आंसर होगा हमारा x 7 आ जाएगा। तो आंसर तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी हमें पता चल चुका है, लेकिन यदि यह 7 आता कैसे है उसको एक बार सीख लेते हैं ताकि क्या हो, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो x क्या हो गया √7। ठीक है, अप टू कहाँ तक आपका इन्फिनिटी तक है। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो x² क्या हो जाएगा 7 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा √7, ये हो जाएगा √7 अप टू इन्फिनिटी तक। ये क्या है हमारा, ये देखिए अगर इन्फिनिटी में से कुछ एक एलिमेंट को हटा भी लेते हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारा खुद से पहले की तरह x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपको बताइए, तो ये हो गया x² 7 × x। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बाहर आ गया और x - 7 हो गया = 0। तो x क्या निकला 0 और क्या निकला 7, ये दो वैल्यू निकला, x 0 और x 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा है, हमारा क्या है यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी मैच कर रहा है। 7 क्या होगा इसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए 0 नहीं लिया जाता है इसका आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू आएगा ही, कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू आएगा ही, भले पॉइंट में समथिंग करके आ जाए लेकिन वैल्यू कुछ आएगा इसका आंसर। इसको हम 0 नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब भी लेंगे क्या लेंगे 7 लेंगे। ठीक है, यानी 7 कह सकते हैं। यहाँ पे यदि a रहता तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम a लेते। ठीक है, इसका आंसर x यदि आपको ऐसा दिया जाता है तो x a क्या होता है, इसका आंसर हम लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द पोलर वैल्यू ऑफ, क्या लिखा जा रहा है, व्हाट इज द पोलर वैल्यू ऑफ 1+i। हमने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे पोलर फॉर्म और आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म सभी कुछ हमने आपको वहाँ पे बताया था। तो कैसे निकालते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ध्रुवीय मान हम कैसे निकालते हैं। तो पोलर फॉर्म निकालने के लिए आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि आपको कोई जेड दिया गया हो तो उसको पोलर फॉर्म को कैसे लिखते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के पोलर फॉर्म को लिखते हैं हम r cos θ + r sin θ × i, या फिर इसको आप लिख सकते हैं r कॉमन निकाल के cos θ + sin θ × i। ठीक है, ये क्या होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को हम लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, जहाँ पे हमारा r क्या होता है, ये जो जहाँ r है वो क्या होता है, यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, यदि कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy दिया गया हो तो इसके पोलर फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको r का वैल्यू कैसे निकलता है, तो r का वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा
जो भी हमारा जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट है, क्या है, जो भी हमारा जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे यदि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, क्या है हमारा x प्लस आई वाई है, तो यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू निकलेगा हमें r cos थीटा और y इक्वल टू क्या निकलेगा हमें r sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ से हमें r स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो r इक्वल टू क्या निकल जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ऐसे करके हम क्या करेंगे, r का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे r का वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, एक काम खत्म हो चुका है। अब हमारा बच गया थीटा। थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम इस दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो r साइन थीटा को डिवाइड करते हैं r cos थीटा से, तो वो क्या होता है आपका y अपॉन एक्स हो जाता है, यहाँ से r से r कट जाता है और tan थीटा इक्वल टू क्या निकलता है, y अपॉन एक्स। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या निकलता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। देख सकते हैं हमारा जो काम था हमने कर लिया, यानी हमने x भी निकाल लिया, सॉरी हमने r भी निकाल लिया और थीटा भी निकाल लिया। जैसे ही हमें r और थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा पोलर फॉर्म निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बना लेते हैं। ये इसका कंसेप्ट हो गया था एक प्रकार से। देखिए कंसेप्ट हमने आपको यहाँ पर क्यों बता दिया है एक लाइन में, क्योंकि जल्दी से हमने इसके लिए बता दिया है कि ताकि क्या हो, आपको इसी प्रकार से देख के आप इसको बना सके। जैसे यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 1/1 यानी वैल्यू आएगा 1। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं आप π/4। ठीक है, थीटा का वैल्यू आपको निकल चुका है। फिर क्या निकालना है, हमें r का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम, r को निकालने के लिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x भी 1 है y भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, सिंपल √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2, वो भी क्या आएगा आपका रूट अंडर है तो प्लस माइनस √2 आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस माइनस √2, समझ रहे हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी बढ़े आगे की ओर। तो आगे का हमारा क्या है, हमने लिखा है कि z इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आयोटा। ठीक है, तो r क्या है हमारा, √2 है, क्या है, प्लस माइनस √2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा i। थीटा का वैल्यू क्या है, π/4, तो cos π/4 प्लस में क्या लिखेंगे, cos π/4 प्लस में i sin π/4। ठीक है, यही होगा। तो इस ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे π/4 छूट गया है, यहाँ पे π/4 आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को चेक कीजिए। z इक्वल टू यानी जो पोलर फॉर्म है वो क्या निकला हमारा, √2 cos π/4 प्लस i sin π/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म को हम निकालते हैं, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि दी nth टर्म ऑफ द सीरीज इज इतना। ठीक है, तो आपसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस सीरीज का जो nth टर्म है उसका वैल्यू 1/243 दिया जा रहा है। तो आपसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इस सीरीज के nth टर्म को हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा वह काम है सबसे पहले, तो चलिए करते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा सीरीज है 3 और ये क्या आपको इसको लिख सकते हैं आप 3⁻1/2, इसको यहाँ पे 1 लिखा गया है, फिर इसी तरह आपको आगे तक दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके nth का वैल्यू, इसके nth टर्म का वैल्यू, यानी कहने का मतलब है कि इसके लास्ट टर्म का वैल्यू, nth टर्म का वैल्यू यानी इसके लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है, 1/243 है। ठीक है, तो हम मानते हैं लास्ट टर्म क्या है हमारा l है, तो l का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 1/243 दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें n का वैल्यू फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है n का वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो सबसे पहले यह देखना पड़ेगा ये जो सीरीज है आखिर वो सीरीज है किस में, किसी एपी में है या फिर जीपी में है, एचपी में है, किस में है, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए सबसे पहले इनके अगर हम कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे तो √3 - 3 इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर आगे 1 - 3 1 - √3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यदि हम क्या करते हैं इसके कॉमन रेशियो को निकालते हैं, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं r के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो r का अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा r का वैल्यू निकालते हैं, तो वो कैसे निकलता है, बाद वाले को क्या करते हैं, बाद वाले को डिवाइड कर देते हैं पहले वाले से, यानी √3 को डिवाइड कर देंगे आपको 3 से, देख सकते हैं √3 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू निकलेगा 1/√3। ठीक है, क्या निकलेगा वैल्यू, 1/√3 हमारा r का वैल्यू निकला। फिर अगर हम नेक्स्ट का वैल्यू निकालें तो नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये भी हमारा क्या निकलेगा, 1/√3 निकलेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या है आपका 1/√3 है। यानी हमारा ये जो सीरीज है वो किस आपके में है, तो वो हमारे जीपी में है। कैसे पता चला हमें, तो अब क्या कीजिए आप सारे प्रत्येक एलिमेंट में 1/√3 से मल्टीप्लाई करते चलिए, देखिएगा आपको नेक्स्ट एलिमेंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये जो सीरीज है हमारा किस में है, आपका जीपी में है। ठीक है, जब हमें पता चल चुका है ये जीपी में है, तो जीपी का हमारा लास्ट टर्म का वैल्यू क्या होता है,
जीपी में nth टर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एसएन का वैल्यू या फिर एएन का वैल्यू या फिर इसको आप टीएन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। टीएन का वैल्यू एसएन नहीं लिख सकते हैं, टीएन लिख सकते हैं या फिर एएन लिख सकते हैं, ठीक है। तो टीएन का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है हमारा ए इंटू आर पे पावर n-1, ठीक है। और इसी को हम लास्ट टर्म भी लिखते हैं एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए का वैल्यू कितना है 3 है, आर का वैल्यू कितना है आपका 3 पे पावर 1/2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3 पे पावर एक सेकेंड, आर का वैल्यू हमारा ऐसा है, तो यानी 1/√3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर -1/2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर -n-1/2, ठीक है। इक्वल टू क्या है एल, एल का वैल्यू कितना है 1/243 है। तो ये कितना हो गया आपको बताइए, तो ये हो गया आपका 3 पे पावर 1 -n + 1/2, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि पावर सेम है तो बेस ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। इक्वल टू 1/243 को लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 पे पावर, ये आपका एलसीएम लेंगे तो 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा n-3, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 3 n, और ये हो गया 1/3 पे पावर 5। तो आप काम कर सकते हैं इसको 1/3 पे पावर 5 को आप सीधे 3 टू द पावर -5 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन 2 तो रहेगा ही। यहाँ से आप देखेंगे कि बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा हमारा, ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 3 - n/2 इक्वल टू क्या है -5 के बराबर है। तो यहाँ से मैं वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 3 - n इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 13, क्या निकल जाएगा n का वैल्यू 13 निकल जाएगा। तो n इक्वल टू क्या निकल गया 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। कैसे निकाला हमने, सिंपल, ये बेस सेम है तो पावर को हमने जोड़ दिया, इसका पावर 1 है तो इसको इससे जोड़ दिया, बस वही काम है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे आपको यह चेक करना था कि एपी जीपी कौन सा है, तो जीपी में है तो जैसे ही जीपी पता चलेगा जीपी का टीएन टर्म का वैल्यू लगा देंगे, एपी रहेगा तो एपी का टीएन टर्म का वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। और वहाँ से अपने सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। हमने सभी चैप्टर्स को बताया है आपको, तो जाइए वीडियोज़ को वहाँ से देखिए। यहाँ पे नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, आपको इस प्रकार से डिटरमिनेंट दिया जा रहा है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। जब हमने आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ाया था, वहाँ पे हमने आपको बताया था, हमने आपको क्या बताया था कि इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आता है वो डायरेक्टली हमने आपको याद करने के लिए कहा दिया था। क्या कहा था हमने कि आप इसका वैल्यू याद रखिए, वो क्या होता है आपका, तो इसका वैल्यू होता है a - b इंटू में क्या होता है b - c, एकदम देखिए लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, a - b, फिर b के बाद क्या आएगा आपका b - c, फिर क्या आएगा c के बाद आपका आएगा c - a, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है। तो आंसर क्या होता है इसका a - b, b - c, c - a, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने आपको डायरेक्टली कहा था कि आप इसको याद रखिए। यदि आपको याद नहीं है तभी कोई बात नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं आप इसको यहाँ पे ऑपरेशन लगा के। कौन सा ऑपरेशन, वो चीट फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन लगा सकते हैं आप कि R2 में, यानी रो 2 में क्या कर सकते हैं आप, देखिए ये सभी ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, हमने आपको जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था, ठीक है। तो आप जाकर उसको देखिएगा, ठीक है। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाता है आपका R2 - R1 होगा। आपको पहला ऑपरेशन यह लगाना है, फिर तीसरा ऑपरेशन क्या लगाना है, R3 में से R1 को घटाना है। ये R1 R2 R3 है क्या, तो ये रो है, ठीक है, ये रो है हमारा रो, ठीक है। तो कौन सा रो है हमारा, देखिए ये हमारा रो होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है कॉलम होता है, ठीक है। तो दूसरे वाले रो में से क्या करना है, पहले वाले रो को घटाना है, और फिर दूसरा काम क्या करना है, तीसरे वाले रो में से हमें पहले वाले रो को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ तो BC हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा B + C हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, R2 में अप्लाई करना है R1 को, मानी R2 में से R1 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, CA में से क्या करेंगे, BC को घटाएंगे। क्या करेंगे, CA में से अगर हम BC को घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, C कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा हमारा a - b, क्या हो जाएगा a - b। फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो C + a में से B + C को घटाएंगे तो हमारा C से C कट जाएगा और वैल्यू हो जाएगा a - b, ठीक है। और 1 में से 1 कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R3 में से क्या करेंगे, हम R1 को घटाएंगे, तो यही R3 है, उसमें से R1 को घटाएंगे तो B कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a - c, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका a - c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो फिर क्या कर सकते हैं, और देखिए याद रखिएगा ऐसा क्यों करते हैं, हमने आपको बताया था मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाते समय कि ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब भी आपको डिटरमिनेंट हो और लेंदी डिटरमिनेंट हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट को हम 0 करते हैं, और देन फिर क्या करते हैं, बचे हुए हमारे जो एलिमेंट होते हैं
तो उससे क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं। यानी कहने का मतलब देख सकते हैं कि हमने इस हमारे कॉलम के 2 एलिमेंट को हमने 0 कर दिया और यहाँ पे 1 बचेगा, क्या करेंगे तो 1 से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू में अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, फिर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आगे बनाते हैं फर्दर। तो यहाँ पे हमारा इसमें से हम क्या करेंगे, देख सकते हैं कि a माइनस बी और इसमें से a माइनस सी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हमारा a माइनस बी इंटू में a माइनस सी, क्या हो गया हमारा, यही कॉमन हो गया। फिर डिटरमिनेंट का बड़ा सा डंडा यहाँ पे देंगे हम। ठीक है, और इसको बचे हुए एलिमेंट को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बचा हुआ एलिमेंट बी सी, ए बी प्लस सी, फिर 1, फिर सी, फिर बी, फिर 1 1, फिर क्या होगा 0 0। ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो इसको और इसको छोड़ देंगे और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह एक्सपेंड करते हैं तो a माइनस बी, फिर क्या होगा आपका b माइनस सी, और क्या होगा बताइए आपका यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 1 इंटू आपका यह हो जाएगा आपका c माइनस बी, 1 इंटू क्या हो जाएगा c माइनस बी हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगा a माइनस बी इंटू में b माइनस सी नहीं है, ये क्या है a माइनस सी है, a माइनस सी, a माइनस सी, ये क्या आपका c माइनस बी है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से भी लिख सकते हैं, कैसे a माइनस बी लिखेंगे और इसमें से माइनस कॉमन लेके क्या लिखेंगे b माइनस सी, और इसमें से माइनस कॉमन लेके क्या लिखेंगे c माइनस ए। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था और यही हमें आ गया यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ाते समय कुछ आपके स्टैंडर्ड जो वैल्यू थे डिटरमिनेंट के उसको हमने याद रखने के लिए कहा था कि आप इसको यदि याद रखते हैं तो आपको बहुत काम आएगा आने वाले समय में जो क्वेश्चन बनेंगे। तो वहाँ पे आप इस ABC की जगह पे कुछ नंबर डाल के भी जब क्वेश्चन बनेंगे तो आप तब भी उसको अच्छे से समझ के बना पाइएगा। ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। नंबर 7 क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ़ a का वैल्यू दिया जा रहा है, b का वैल्यू दिया जा रहा है, तो आपको 2a प्लस b का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2a प्लस b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पे बताए थे। तो कैसे निकलता है, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, 5 है, 6 है, -6, 7 है, 0 है। ठीक है, प्लस क्या है हमारा b का वैल्यू कितना है 1 है, -5 है, 7 है, 8 है, -7 है, 7 है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है कि वह पर्टिकुलर एलिमेंट सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। वह पर्टिकुलर नंबर एलिमेंट नहीं, वह पर्टिकुलर नंबर क्या होता है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कहने का मतलब इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, 10, 6, -12, 14, 0 इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में 1, -5, 7, 7, -7 और क्या हो जाएगा आपका 8 ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए जो भी एलिमेंट जिसके सामने होता है उसको डायरेक्टली हम उसके सामने से जोड़ देते हैं। यानी 2 के सामने 1 है तो उसको 2 + 1 कर देंगे, 10 के सामने -5 है तो 10 + -5 कर देंगे, 6 के सामने 7 है तो 6 + 7 कर देंगे। और इस प्रकार से करके जो हमारा एलिमेंट आएगा वही क्या होगा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जैसे से जो सामने एलिमेंट जोड़ के जो हमारा एलिमेंट आएगा हमें उसको डायरेक्टली सबके सामने लिखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 2 + 1 3 होता है, 10 में से -5 गया तो 5 होगा। 6 + 7 कितना होता है आपका 13 होता है। ठीक है, 6 + 7 अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए हम, 6 × 9 12 होगा ना। ठीक है, तो 12 + 7 कितना होता है आपका 19 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे -4 हो जाता है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8 में लिखा जा रहा है कि log ऑफ 10 बेस पे √10 √10 अप टू कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस प्रकार से दिया जा रहा है। हमने अभी आपको तुरंत बताया था यदि x का वैल्यू क्या है √a इस प्रकार से इन्फिनिटी तक दिया गया हो तो इसका x = क्या निकलता है a के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा हमारा सिंपली 10 के बराबर हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं log 10 × √10। हमने कहा था कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको log के अंदर भी उपयोग करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टली उसका यहाँ पे यूजेज है। यदि आपको ये फॉर्मूला पता है या आपको कंसेप्ट पता है तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे हमने लगाया और विदिन सेकेंड हमारा आंसर आया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा वैल्यू हो गया। और आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता है, अगर आपको नहीं पता है तो लॉग वाले चैप्टर्स को जाकर देखिएगा, वहाँ पे हमने आपको बताया था यदि आपको log a बेस पे a रहे तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यदि आपका log 10 बेस पे 10 रहे तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे log कुछ किसी भी बेस पे अगर अंदर वाला वैल्यू सेम रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब log 5 बेस पे अंदर 5 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये log 10 बेस पे 10 है तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 1 के बराबर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है नंबर 9 क्वेश्चन। नंबर 9 में क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ a cos θ + b sin θ = 4 एंड a sin θ - b cos θ = 5। तो आपको a² + b² का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे हम a cos θ + b sin θ = 4 दिया जा रहा है। यहाँ पे फिर क्या है a
साइन थीटा प्लस माइनस में बी कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया जा रहा है 5 दिया जा रहा है। तो आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे और क्या करेंगे 1 का स्क्वायर यानी फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करके सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके दोनों को क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए स्क्वायरिंग करके जोड़ते हैं। तो पहले वाले का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारा ए स्क्वायर, क्या आएगा वैल्यू हमारा, तो यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस का साइन देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों आपस में कट जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। और हम क्या करेंगे देन फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर है और यहाँ भी देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों से कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। चलिए ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, अच्छा चलिए ये भी कर सकते हैं कि दोनों में से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आपका 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 यानी दोनों मिला के कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इन दोनों में से क्या करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41, क्या हो जाएगा इक्वल टू 41। इसका वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 41 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं सिंपल तरीका से हमने इसको बनाया है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 क्वेश्चन। नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के डायरेक्टली हम मैक्सिमम वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको यदि हम क्या करें इसको थोड़ा सा चेंज कर दे तो हम इसके मैक्सिमम वैल्यू को लिख पाएंगे। कैसे, हम क्या करेंगे जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हो गया हमारा हाफ बाहर हो गया और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर। क्या होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो इसका वैल्यू क्या हो गया हमें साइन 2 थीटा अपॉन 2 निकल गया। हम इसके मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा का क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है। ठीक है, यदि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगा तो साइन 2 थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, इसलिए लिख रहे हैं कि देखिएगा भले यहाँ पे थीटा का कुछ अलग वैल्यू पे हमारा यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे थीटा के कुछ अलग वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाए, लेकिन साइन थीटा रहेगा कॉस थीटा रहेगा तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पे थीटा का कुछ भी वैल्यू हो यानी कहने का मतलब साइन एन थीटा रहे तब भी इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आएगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आता है तो हमारा कॉस एन थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कंसेप्ट होता है। तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, इस साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और नीचे क्या है आपका 2 से डिवाइड है तो इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो ये थे क्या हमारे पहले प्रैक्टिसेस। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो और भी अधिक से अधिक प्रैक्टिसेस आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।